दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें भविष्य की कई शानदार योजनाओं पर फोकस है। साथ ही आम आदमी के विकास का भी इस बजट पर ध्यान रखा गया है। बजट को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इंडिया न्यूज ने खास बात की। का काफी बदल दिया है। इस बार जो तस्वीरें दिख रही हैं, चाहे वो लोकसभा के अंदर बजट पेश हुआ हो, चाहे वो दिल्ली की विधानसभा में पेश हुआ हो, तो ई बजट पेश हो रहा है। ये अपने आप में अनोखा भी है क्योंकि दुनिया ने बहुत सारी चीजें कोरोना के बाद में नई तरीके की सीखी हैं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क और आज बात दिल्ली विधानसभा में पेश हुए बजट की। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। सबसे पहली तस्वीर से शुरुआत करते हैं। जब मनीष अपने घर से बाहर निकले तो वो हनुमान मंदिर पहुंचे और लाल रंग की शर्ट भी पहनी हुई थी। तो सर, थोड़ा डर लग रहा था क्या कि कोरोना के बाद का बजट है, दिल्ली के लोगों को बहुत उम्मीदें थी और उन्हें पूरी करना था आपको, तो थोड़ा डर भी लग रहा था क्या कि इसलिए हनुमान जी के पहले दर्शन, लाल रंग की शर्ट? नहीं, मैं हनुमान जी से भी प्रार्थना करके आया कि आप तो सबके संकट हरते हो, दिल्ली वालों के भी संकट हरिए। ये बड़ी बीमारी आ गई, पिछली बार भी बजट बनाया था लेकिन उसमें से बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाए, लॉकडाउन हो गया, बीमारी आ गई, बहुत सारा पैसा बीमारी पे खर्च करना पड़ा। तो इस बार ऐसा ना करना पड़े, मेरी हनुमान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना थी भगवान राम के चरणों में, और वही प्रार्थना करके मैं यहाँ आया। सर, 69,000 करोड़ का बजट पिछले साल से 4,000 और बढ़ गया। पहले तो ये मैं गणित समझना चाहूंगा कि पहले ही आप आर्थिक तंगी से दिल्ली सरकार जूझ रही है, ये जिक्र आप खुद कर चुके हैं, तो ये बजट जो बड़ा है, कहां से पैसे आएंगे, क्या योजना होगी? मैं पिछले कुछ महीनों का जो ग्रोथ रेट देख रहा हूँ, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में चीजें वापस अपनी पटरी पे आ जाएंगी। और ये प्रोजेक्शन है पूरा, अगले एक साल में हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, हम जो इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं, हम जो मार्केट में इंटरवेंशन कर रहे हैं, स्टार्टअप्स पॉलिसीज और इंक्यूबेशन पॉलिसीज ला रहे हैं, महिलाओं को इकोनॉमी में जोड़ने के लिए जितनी कदम हम उठाने जा रहे हैं, इन सब से दिल्ली के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, और जब दिल्ली के लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सरकार की आय भी बढ़ेगी। 2015 में 30,000 करोड़ के बजट से काम करना शुरू किया था और 5 साल के अंदर अंदर हम 60,000 करोड़ के बजट पे पहुंच गए थे। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट था और रियलिस्टिक टर्म्स में पहुंच गए थे, कोई हवाबाजी नहीं है। अगले साल अगर हम देखें तो मेरा अपना मानना था कि ये शायद 72-75 हजार करोड़ रुपए होना चाहिए था, लेकिन कोरोना के वजह से उत्पन्न स्थिति और जो मार्केट का स्लो होना है, उसकी वजह से हम 69,000 पे रुके। जब भी दिल्ली के बजट की चर्चा होती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। करीब 25% तक दिल्ली सरकार एजुकेशन पे खर्च करती है और इस बार के बजट में भी 25% के आसपास ही दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। लेकिन एक चीज अलग है इस बार देशभक्ति का बजट आपने नाम दिया। पहले तो दर्शकों को सर ये समझा दीजिए कि क्या पिछले जो आपने बजट पेश किए थे उसमें ये कमी दिख रही थी, या जो आप एजुकेशन पे इतना काम करते हैं, क्या बच्चों में ये आप कमी देख रहे हैं कि देशभक्ति के प्रति लगाव नहीं है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पहचान नहीं पाते? कुछ कमी देखी जो आपने इस बार देशभक्ति का बजट नाम दिया? देखिए, देशभक्ति बजट नाम देने का ख्याल तो इसलिए भी आया क्योंकि हम आजादी के 75वें साल में इस बजट को लेके आए हैं। मतलब ये जो बजट जिस वर्ष के लिए बनाया गया है वो आजादी का 75वां साल है। तो आजादी के 75वें साल में हमें 75वें साल का जश्न भी मनाना है, उत्सव भी मनाना है, और साथ साथ ये आकलन भी करना है कि हमारे 75 साल की जो जर्नी रही है उसमें हम देशभक्ति में कहां पीछे छूट गए। देशभक्ति का मतलब मैं उन सपनों से कहता हूं जो हमारे देशभक्त शहीदों ने देखे थे, जो आजाद ने सपने देखे, भगत सिंह जी ने देखे, बाबा साहब ने देखे, गांधी जी ने देखे, सुभाष जी ने देखे, और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। उन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए कोई सपने देखे थे, वो देशभक्ति थी। उस सपने में और आज 75 साल बाद की दिल्ली में या देश में कहां गैप है, उस गैप को कल मैंने बजट के सामने रखा, सदन के सामने रखा, बजट वक्तव्य में। और उस सपने को पूरा कैसे करेंगे, अब कौन सा हो सकता है, आगे कैसे बढ़ेंगे, और 100 साल तक जाते जाते उन सपनों को कैसे पूरा करेंगे, उसका एक खाका है। उसमें कुछ आइडियाज हैं, कुछ एकदम ठोस प्लान है जो अगले 2-4 साल के हैं, कुछ फर्स्ट स्टेप्स हैं अगले 20-25 साल के लिए। तो देशभक्ति कहने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एक तो 75वें साल में मना रहे हैं। दूसरा ये कि आपने पूछा कुछ कमी रह गई, बिल्कुल कमी रह गई है, कमी तो दिखती है। कहीं भी जब मैं ये खबर पढ़ता हूं कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा, तो देशभक्ति में कमी है। मतलब आप देशभक्त किस चीज के हो अगर आप देश की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? आप देशभक्त किस चीज के हो अगर आप देश के पर्यावरण से प्यार नहीं कर सकते, अगर आप देश की व्यवस्थाओं से प्यार नहीं कर सकते, अगर आप देश के हर धर्म, हर जाति से प्यार नहीं कर सकते, उनको छोटा बड़ा, उनके अपमान मान में लगे रहते हो, तो फिर किस चीज के देशभक्त हो? हम क्या कर रहे हैं? एजुकेशन के नाम पे बंटाधार, मिलजुल के रह नहीं रहे, लड़ रहे हैं।
तो कहीं तो देशभक्ति में कोई कमी है। इसके पीछे क्या महिलाओं का दिल्ली सम्मान दंगे नहीं कर और एक व्यक्ति की हत्या कर देना, घर के अंदर घुसकर, ये सारी घटनाएं आपने जोड़ के देखी या क्या? सारी चीजें जुड़ रही हैं। अखबार में जितनी खबरें हम छप रहे हैं नेगेटिव आज के व्यवहारों की, आज के कामों की, उसमें पढ़ते हैं कि भाई एक आदमी इंजीनियर बना, उसमें रिश्वत ले ली, किसी आदमी ने दूसरे आदमी का ठेका खत्म कराने के लिए, अपना ठेका लेवाने के लिए रिश्वत दे दी। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देशभक्ति में कमी है ना। वो इंजीनियर किस लिए बनाया था 20 साल बाद, वो अफसर किस लिए, वो नेता किस लिए बनाया था 20 साल की एजुकेशन देने के बाद। तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में हमें कमी दिखती है। हर बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा ईमानदारी से काम करे, मेहनती बने, देश का भार, देश की काम अपने कंधों पर उठाने को तैयार हो, परिवार के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यावरण के लिए उसका व्यवहार ठीक हो, और वो नौकरियां ढूंढता ना फिरे। अगर नौकरी अच्छी मिल रही है, नहीं तो कुछ नौकरियां क्रिएट भी करते, ऐसा भी काम करते जिससे नौकरियां क्रिएट हो, ऐसा बने। ये 3 चीजें हम लेके चल रहे हैं, यही हमारे लिए देशभक्ति है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक अच्छा खासा बजट भी रखा है। शहीद भगत सिंह जी के लिए उनके कार्यक्रम कराए जाएंगे, जिसमें 10 करोड़ का बजट रखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए भी 10 करोड़ का बजट रखा है। इसके साथ अगर आप कभी दिल्ली आए हो और दिल्ली में आपने सीपी में घूमे हो तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय ध्वज आपको नजर आता होगा, वो भी आप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कितने लगाए जाएंगे, क्योंकि 500 आपने बताया, और क्या मकसद होगा, किन किन इलाकों को फोकस किया जाएगा? मकसद यही है कि दिल्ली में घूमने वाला हर एक व्यक्ति जब चारों तरफ तिरंगे देखे तो उसको फक्र महसूस हो, उसके अंदर देशभक्ति का रोमांच आए। और आजादी के 75 साल में इतना तो बनता है, भगत सिंह जी की बात करना, बाबा साहब की बात करना, जश्न मनाना, उत्सव मनाना। 75वें साल का उत्सव मना रहे हैं हम। पाठ्यक्रम में क्या चेंज किया जाएगा सर? जो आप कह रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, तो उनके लिए हर कोर्स में कोई सब्जेक्ट बढ़ाया जाएगा? किस तरीके से आप बच्चों तक पहुंचाएंगे? 2 चीजें हैं। एक तो जो देशभक्ति का पाठ्यक्रम है उसके तहत हम बच्चों के अंदर कूट कूट के इस भावना को भरेंगे कि देशभक्ति, वो हमेशा अपने ऊपर देखते रहें कि मैं देशभक्त हूं कि नहीं हूं। वो भारतीय प्रतीकों से भी प्यार करें, वो जय माता की, भारत माता की जय भी बोलें, वो वंदे मातरम भी बोलें, लेकिन साथ साथ वो ये भी देखें कि इस तिरंगे को जिसको वो जोर से सैल्यूट करते हैं, उसके नीचे जो धर्म जाति के लोग खड़े हैं उनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस तिरंगे के नीचे सब बराबर है। ये भावना नहीं आई तो आपकी देशभक्ति अधूरी है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आप उसमें लोगों को मिलावट करते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आया, दिवाली का त्योहार आया, हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं फलानी जगह मिलावट पकड़ी गई। अरे यार, लोग अपना धार्मिक उत्सव मना रहे हैं, तुम उसको अवसर देख के उसमें मिलावट करके उनको धोखा कर रहे हो, मिठाई में मिलावट कर रहे हो। कहीं के देशभक्त हो फिर? आप जय माता, भारत माता की जय जोर से बोलते हो, वंदे मातरम जोर से बोलते हो, लेकिन मिठाई मिलावट करके बेचते हो, अपने काम में ईमानदारी नहीं करते हो, अफसर बन जाते हो, नेता बन जाते हो तो अपने काम में बेईमानी करते हो। वहां भी मिलावट, यहां भी मिलावट। ये मिलावटी देशभक्ति ठीक नहीं है, कट्टर देशभक्ति चाहिए। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आप भी इस चीज से परेशान रहते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो किस किस तरीके के व्यापार में किस किस तरीके से पैसा कमाने की सोचने लगते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, 16,377 करोड़ रुपए का बजट है एजुकेशन का, जिसमें नई चीज ये है कि वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे। सर, ये इस तरीके के क्या होंगे? क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने खुद ने, तमाम लोगों ने महसूस किया कि बच्चे जब कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होती है, चाहे वो आंखों की समस्या हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो। तो ये मॉडल किस तरीके का होगा, क्या योजना होगी इसे लेकर? देखिए, अभी हमारे सामने स्कूल का क्या मॉडल है। एक स्कूल की बिल्डिंग है, उसमें बच्चा आता है, वहां कुछ किताबें होती हैं, उन किताबों को बच्चा पढ़ता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, और हम 20 साल बाद कहते हैं भाई पढ़ लिया तो अब जा। जी। उस बच्चे का कहने के लिए हम कहते हैं कि बच्चे का 360 डिग्री विकास होना चाहिए, इसका स्कूल आना जरूरी है, पर क्या हो पाया? नहीं हो पाया। तो कहीं तो इस मॉडल में कमी है। कोरोना ने हमें सिखाया कि ट्रेनिंग, टीचिंग तो ऑनलाइन भी हो सकती है, लेकिन लर्निंग का काम, भाई लर्निंग तो यहां भी क्लासरूम में हो रही है, फिर वो लैब में रहता है, लाइब्रेरी में रहता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में रहता है, दोस्तों के साथ रहता है। यही काम अगर हम समाज के साथ मिलकर करें, परिवार के साथ मिलकर करें, अगर परिवार को ही लैब बनाएं, अगर आसपास के वातावरण को लैब बनाएं, वही उसकी लाइब्रेरी हो, और जो फैसिलिटीज स्कूल में मिल रही थी उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराएं, तो क्या स्कूल चलाया जा सकता है। ये एक प्रयोग है, ये देश में क्या दुनिया में अपनी तरह का एक पहला प्रयोग है। और कोरोना के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसका विचार आया, हमें बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे टीचर्स ने कहा कि सर ऑनलाइन को अब छोड़ना नहीं है, ऑनलाइन हमारे जिंदगी में अडॉप्ट हुआ है, तो हम इसको आगे लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? तो उसी का एक बड़ा प्रयोग है ये, और इसकी पूरी डिजाइनिंग हमारे साथ मिलके बहुत सारे दिल्ली के एजुकेशन एक्सपर्ट्स, देश के एजुकेशन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग आने वाले समय में एजुकेशन को एक नया रास्ता दिखाएगा। सर, दिल्ली की एजुकेशन की बहुत चर्चा होती है। जैसे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इसमें आज से 15-20 साल पहले जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती थी, इंजीनियर बनाने वाली, आपके ITIs की, IITs की,
ये मैनेजर बनाने वाली, ये सारी ट्रेनिंग्स क्या होती थी? ये कहती थी जी हमारा कॉलेज का कैंपस है, यहाँ लैब है, ये मशीन खड़ी है, इस पे सीख लो जी। और यहीं सीख लो, बस यही है सारी सीखने की दुनिया। लेकिन धीरे धीरे हम उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जब हम कह रहे हैं कि भाई जर्मनी ने मॉडल दिया 30% समय आप अपने कॉलेज में बिताइए, 70% समय इंडस्ट्री में बिताइए, तब आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बढ़िया होती है। और आज जर्मनी का मॉडल सारी दुनिया में माना जा रहा है। तो आज का जो स्कूल मॉडल है, इसमें भी हमें चेंजेस की जरूरत है। जो मिसिंग पॉइंट्स हैं उसको भरने की जरूरत है। बच्चा समाज से कट जाता है, बच्चा समाज की चीजों को नहीं समझ पाता है, अपनी लैब लाइब्रेरी की दुनिया को उसकी अलग हो जाती है। तो बच्चा समाज से जुड़ के कैसे सीख सकता है, ये एक बड़ा प्रयोग है और मुझे उम्मीद है इससे एक नया रास्ता खुलेगा। सर, दिल्ली के अलावा जो बच्चे हैं उन्हें भी जोड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल, ये भी अच्छी बात होगी। अगर दिल्ली के बाहर के बच्चे दिल्ली मॉडल पर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। क्योंकि सही सवाल इसलिए है क्योंकि जब आप दिल्ली में स्कूल से पढ़ाई करके बाहर निकलते हैं और कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको एक कोटा होता है कि दिल्ली के बच्चों का इतना कोटा है, तो ये उसमें भी आएंगे ताकि वो एडमिशन लेने में आसानी होने। ये सारे सवाल हैं अभी जो इसकी डिजाइनिंग में निकल के आएंगे। एक आइडिया है, इस आइडिया को एक चिंतन करके कि किस तरह का स्कूल हो सकता है, उसकी रीजनिंग क्या है, उसके लिए क्या पैसा चाहिए, वो हमने बजट में प्रावधान किए हैं। अब जो इसके एजुकेशनिस्ट हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं सारे, वो इसको डिजाइन कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको उस वक्त दूंगा जब इसका स्कूल का एक पूरा अमल में आना शुरू होगा, 1-2 महीने के अंदर। एक चीज और नई है इस बजट के अंदर, टीचर यूनिवर्सिटी, इसमें क्या होगा सर? टीचर यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि अभी जो हमारा टीचर्स तैयार करने का मॉडल है, लार्जली वो ये है कि कोई भी आदमी अगर टीचर बनना चाहता है तो किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर ले और उसके बाद 2 साल का बीएड कर ले। हाँ, तो वो 2 साल बाद टीचर बन जाता है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स, दुनिया में टीचर्स ट्रेनिंग से 5-5, 6-6 साल की हो गई हैं और हम अभी 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग पे टीचर्स तैयार करते हैं। आप डॉक्टर तैयार करते हो 6 साल में, आप इंजीनियर तैयार करने में लेते हो 4 साल, 6 साल। आप कह रहे हो टीचर केवल किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करके आ जाओ, 2 साल में हो जाएगा। टीचर का काम इतना छोटा तो नहीं है यार। इसके लिए भी आपको और मेहनत करने की जरूरत है, खासतौर से तब जबकि आप पुराने जमाने में ठीक है कर लेते थे, लेकिन आज दुनिया में जब 6-6 साल, 8-8 साल टीचर ट्रेनिंग पे लगा रहे हैं और कांस्टेंट दुनिया में टीचर ट्रेनिंग पे खूब काम हो रहा है, आप कुल मिला के 2 साल की टीचर ट्रेनिंग में टीचर्स तैयार कर ले रहे हो। ये मॉडल अब थोड़ा ऑब्सलीट हो चुका है। तो हम ये यूनिवर्सिटी जो बनाएंगे और नई एजुकेशन पॉलिसी में इसका रास्ता खुलेगा, क्योंकि उन्होंने इसकी बात कही है। अगर उसकी पॉलिसी बन के आ गई तो ये टीचर यूनिवर्सिटी बहुत सकती है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंट सबसे ज्यादा डिमांड होती है दिल्ली के अंदर। हाँ। तो उसकी क्या तैयारी होगी? हमने 5 साल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चलाए और बहुत अच्छे चले। हाँ। और मैंने जब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए थे तब भी कहा था कि ये हमारा एक नया मॉडल स्कूल निकल के आएगा जिसका तुलना सीधे आप किसी देश के बड़े प्राइवेट स्कूल से कर सकते हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि उसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। उस मॉडल को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने भी इसी एकदम डिट्टो इसी तरह के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाने का योजना शुरू की है। उन्होंने 15,000 स्कूल पूरे देश में बनाने की बात कही है। बहुत अच्छी बात है, पर उसमें बजट लगता है। उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए रखा है, उससे काम नहीं चलता। बहरहाल मैं उस पर नहीं जाता। इसका मॉडल अब ये है हमारा कि आमतौर पर, और नई शिक्षा नीति में एक परिवर्तन हुआ है बड़ा। नई शिक्षा नीति में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को एकदम अलग ब्रैकेट में रखा गया है। नई शिक्षा नीति कहती है कि ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो एजुकेशन है एकदम अलग ब्रैकेट में रहेगा। तो हम कह रहे हैं जब ये अलग ब्रैकेट में रहेगा तो स्कूल ही इसका एक अलग से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाओ। तो ये जो स्कूल होंगे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल होंगे। 6ठी तक, 7वीं, 8वीं तक कोई बच्चा जहां आसपास के स्कूलों में पढ़ रहा है, जैसे अभी हम प्रतिभा स्कूल चलाते हैं, प्रतिभा स्कूल में कोई भी बच्चा 5वीं तक कहीं पढ़ रहा है, वो एक छोटा सा अपना प्रतिभा का एग्जाम देके प्रतिभा स्कूल में एडमिशन ले सकता है। अब प्रतिभा को भी और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को भी इस तरह से हम डेवलप करेंगे कि कोई भी बच्चा 8वीं तक कहीं पढ़ रहा है, 9वीं में वो हमारे स्कूल में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आ सकता है। ये स्पेशलाइज्ड होंगे। कोई स्कूल साइंस में स्पेशलाइज्ड होगा, कोई कॉमर्स में होगा, कोई स्पोर्ट्स में होगा, कोई आर्ट्स में होगा, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में होगा, ताकि जो बच्चे जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसके स्पेशलाइज्ड उनको एजुकेशन अवेलेबल हो। आज एक बच्चा साइंस में एक्सीलेंस करना चाहता है, प्रॉब्लम यह है कि उसको साइंस में एक्सीलेंस करने के लिए मान लो आईआईटी में जाना चाहता है, उसको अपना स्कूल पढ़ना है दिल्ली में और कोटा में कोचिंग करनी है जी। तो वो कोटा जाने की जरूरत नहीं है। अगर साइंस में आपको करियर बनाना है जो कि आप 9th में तय कर चुके हो, तो आपको यही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में उस स्तर की पढ़ाई मिलेगी। दूसरी चीज है 9,934 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए, लेकिन उसमें 50 करोड़ रुपए कोरोना के लिए। सर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप खुद मान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 2 करोड़ के आसपास की आबादी है, क्या 50 करोड़ रुपए बहुत होंगे? क्योंकि अगर हम 2 करोड़ से
कैलकुलेट करें तो इस हिसाब से तो आप पूरे लोगों को फ्री में वैक्सीन नहीं दे पाएंगे। नहीं, फ्री में वैक्सीन देने के लिए जितनी पैसे की जरूरत पड़ेगी सरकार पूरे करेगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और इस तरह की जो बजट रखे जाते हैं वो आकलन के आधार पर रखे जाते हैं। तो हमने एक मोटा मोटा आकलन किया था कि अभी हमें 50 करोड़ की जरूरत है, अगर 4 महीने बाद और पैसे की जरूरत पड़ेगी तो सरकार और कर लेगी। योग को लेकर आपने कहा सर बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या सरकार अपॉइंट करेगी योग गुरुओं को, वो योग सिखाएंगे, क्या होगा? उसके लिए योगा इंस्ट्रक्टर्स, योगा एंड मेडिटेशन, ये मिक्स कोर्स उस तरह से रहेगा। योगा में ही मेडिटेशन है पर फिर भी योगा एंड मेडिटेशन का कोर्स रहेगा। और कोई भी व्यक्ति दिल्ली में अगर चाहते हैं, RWS के लोग हैं, किसी कॉलोनी के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे आसपास एक योगा इंस्ट्रक्टर उपलब्ध हो, तो हम अभी 1000 योगा इंस्ट्रक्टर्स का प्लान लेके आए। आखिरी सवाल पे पहुंच रहा हूं, वो ये इसलिए जरूरी है कि 2047 तक की बात कर दी मनीष जी ने। मनीष जी 2047 तक आप चले गए, इस बीच में तो बहुत सारी सरकारें का आना जाना होता रहता है, तो पहले इसको लेकर क्या विजन है? और दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों की आय बढ़ जाएगी 2047 तक, सिंगापुर तक के लोगों की हो जाएगी जो 16 गुना यहां से, ये कैसे आकलन कर रहे हैं? ये विजन बहुत जरूरी है। देखो, सरकार किसकी रहेगी किसकी नहीं रहेगी 2047 में, ये सवाल नहीं है। देश तो रहेगा, दिल्ली तो रहेगी, हम होंगे नहीं होंगे लेकिन दिल्ली में कोई तो होगा, दिल्ली में कुछ तो लोग होंगे जो रह रहे होंगे, उनको कैसी दिल्ली मिलेगी, वो विजन आज ही रखना जरूरी है। आप सोचो 100 साल लगे आजादी की लड़ाई में, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई शुरू की वो 1947 तक जिंदा नहीं थे, हैं जी, लेकिन उन्होंने सोचा ना। तो आज हम 2047 सोच रहे हैं कि 100 साल का जब भारत होगा तो कैसा होना चाहिए। आज हम अपने सबसे पड़ोसी डेवलप्ड एरियाज में देखें तो सिंगापुर नजर आता है, एशियन कंट्रीज में। तो सिंगापुर में आज एक आदमी की औसत आय 34 लाख रुपए है, हमारे यहाँ 2.25 लाख रुपए है। क्यों नहीं हो सकती जी? क्यों हम ऐसी पॉलिसीज नहीं बना सकते? और मैं ये नहीं कह रहा कि आप सो जाओ गिली गिली बादशाह और कल सुबह आपकी 34 लाख हो जाएगी। मैं कह रहा हूं 25 साल में हम ऐसी पॉलिसीज, ऐसा डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? 25 साल का पूरा विजन बनाइए, हो जाएगी। 2047 में ओलंपिक गेम्स का भी सपना देख रहे हैं मनीष जी यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ITV नेटवर्क के लिए, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ITV नेटवर्क।